वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है। The second condition for the stability of the given system is BIBO. BIBO stands for bounded input and bounded output. Bounded input should give me a bounded output. अब देखिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, हमारे पास जो यहाँ पे सेकंड फिगर देखिए, सेकंड फिगर में वी हैव द इनपुट u ऑफ t इज इक्वल्स टू 1, या मैं बोलूं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंडीशन में मेरे पास जो इनपुट है u ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 इज द गिवन पर्टिकुलर इनपुट। ठीक है, तो वहीं पे देखिए मेरे पास जो आउटपुट है इन द फर्स्ट केस दैट इज ऑसिलेटिंग, बट दैट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो हो रहा है कि दैट इज गेटिंग बाउंडेड, एंड जो हमारे पास बेसिकली इनपुट है दैट इज गोइंग टू अचीव द वैल्यू ऑफ 1 फर्स्ट केस में। वहीं पे सेकंड केस में देखिए कि जब मैंने इनपुट लगाया 1 को, तो अब मेरे पास जो ऑसिलेशंस आ रहे हैं वो टाइम के साथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जा रहे हैं। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दोज आर गोइंग टू बी अनबाउंडेड। बेसिकली होगा क्या कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते 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 टुवर्ड्स द इंफिनिटी टेंडिंग होगा। ठीक है, तो अब हमने तो लगाया एक बाउंडेड इनपुट u ऑफ t इज इक्वल टू 1, एक कांस्टेंट वैल्यू हमने जो है किसी सिस्टम को प्रोवाइड की। बट हो क्या रहा है, उसके रिस्पॉन्स में जो हमारा ऑसिलेशंस है दोज आर गोइंग टू बी ऑफ इंक्रीजिंग टाइप। मतलब जो एम्पलीट्यूड है of the first oscillation is going to be sorry of the second oscillation is going to be much more higher than that of the first oscillation। तो oscillations का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैंने लगाया तो बाउंडेड इनपुट, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी बाउंडेड आउटपुट फ्रॉम द सेकेंड काइंड ऑफ सिस्टम। और वो क्या है, दिस इज द हैविंग जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म बेसिकली होगा, दिस इज एक्सपोनेंशियल इज गोइंग टू बी ऑफ पॉजिटिव टाइप। ठीक है, तो जब हम लोग पोल्स की एनालिसिस करते हैं तो देखिए हमारे पास ये अब रिलेटेड है टू द एस डोमेन प्लॉट। हमने हमेशा बात की कि व्हाई डू वी टेक द एस, जो पोल्स होते हैं वो लेफ्ट हाफ में क्यों लेते हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाई डू वी ऑलवेज टेक द पोल्स, या मैं बोलता हूं कि हमेशा पोल्स जो है दैट शुड बी ऑन द नेगेटिव हाफ ऑफ द बेसिकली एस प्लेन। यहां से कुछ क्लियर हो रहा है? क्योंकि देखिए मेरे पास जो एस प्लेन है, मान ली दिस इज द एस प्लेन, दिस इज द जे ओमेगा एक्सिस, दिस इज द माइनस सिग्मा एक्सिस। तो अब यहाँ पे मैं जैसे ही लूंगा तो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू गिव मी अ बेसिकली कोई भी पोल होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज गोइंग टू गिव मी एन एक्सपोनेंशियल नेगेटिव एक्सपोनेंशियल टर्म जो भी होगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू गिव मी अ नेगेटिव exponential term. A negative and exponential term is of diminishing type. Basically it will be having certain negative damping factor, and the oscillations will die out after a certain particular period of time. But if I'm going to take a pole on the positive half of the s plane, what is going to happen, we will be having a positive kind of pole। और पॉजिटिव पोल की वजह से हमने देखा कि जैसे ही मेरे पास डैम्पिंग फैक्टर पॉजिटिव आएगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट वी आर हैविंग इंक्रीजिंग टाइप ऑफ आउटपुट where the basically the amplitude of the second oscillation is much more greater than that of the first oscillations या previous oscillations। तो अब मेरे पास जब सिग्नल जो है वो क्या हो रहा है, वो अनबाउंड हो रहा है। तो that कहते हैं defies the basically that do not follows the conditions of Vivo, and that's why we call it as a unstable system। Sometimes this instability may be of our use and we are going to use it, that is a different matter। जैसा कि हम लोग ऑसिलेटर्स की बात कर रहे थे कि ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है, इसलिए हम ऑसिलेटर्स का डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ basically methods। But for a stable system, for a generally stable system, we should have zeta negative या फिर basically exponential term negative, so that the oscillations may die out after a certain particular period of time। और या फिर मैं बोल सकता हूँ कि the system needs to follow Bibo stability conditions, so it should have a diminishing kind of या फिर basically decreasing
डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस थी किसी भी गिवन बेसिकली हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है तो उसकी स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए दो कंडीशंस आ गई मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल इज जीजो स्टेबिलिटी कंडीशन एंड अनदर इज द बीबो एंड स्टेबिलिटी कंडीशन, बाउड एंड रेटो स्टेबिलिटी कंडीशन। ठीक है, बताइए अभी किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया चीजें? ये क्लियर हो गया कि why do we used to have, generally we used to we want that the poles should lie on the left half of the S plane। इसका इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? बताइए। ये जनरली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि why do we require to have, why do we put up a condition that the pole should always lie on the left half of the S plane। तो इसका बेसिक रीजन यही है because the poles lying on the left half of the S plane gives me an exponential term which is of a kind of diminishing type, or its amplitude goes on decreasing with respect to the time when it will die out after certain particular time. So these exponentials are basically the transients in the given output of the system, or the transient should die out after a certain particular period of time. If we are going to take up the poles on the positive half of the S plane, then these transients are going to be of increasing type basically. जो amplitude है, those are going to be of increasing type. So we will not be able to get bounded input, bounded output kind of output from the given particular system which is having poles on the right half of the S plane। तो जिसकी वजह से बेसिकली जो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम है दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड एंड वी विल नॉट बी एबल टू डिजाइन दैट काइंड ऑफ सिस्टम। ठीक है, बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन दोनों कंडीशंस में, और क्यों क्या हो रहा है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताइए, आप लोग रिस्पॉन्ड करिए क्लास। बोलिए। किसी को इन दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम? ठीक है, अब बेसिकली जो हम लोग स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं, we are going to define two types of stability of a given system। स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए, किसी भी गिवन सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए हम लोग दो टाइप की बात करेंगे। एक तो हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के लिए, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ अ गिवन सिस्टम, और बेसिकली रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और रिलेटिव स्टेबिलिटी बेसिकली दोनों टर्म है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू समथिंग, और एब्सोल्यूट मतलब उसकी खुद की स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे इस जीजो या हम लोग बीबो की बात कर रहे हैं। तो दोनों जैसे मतलब डिफरेंट टर्म्स हैं। थोड़ा हम लोग इसका डिस्कशन अभी और आगे करेंगे। तो हमारे पास किसी भी गिवन सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है हम लोग दो टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो है हमारे पास एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, और दूसरी जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो मेथड पढ़ने वाले हैं दैट इज RH, जो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और रिलेटिव स्टेबिलिटी में बेसिकली हम लोग फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, जो कि हम लोग पढ़ते हैं बॉडी प्लॉट में, या फिर हम लोग जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का डिस्कशन करते हैं वहां पे देखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं दैट इज बेसिकली द राउथ हर्विट्ज, सॉरी द नाइक्विस्ट प्लॉट, द ब्रोडे प्लॉट,
और वहीं पे जो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं आपको फिगर बता देता हूँ। स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोग को? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हमारे पास क्या है कि देखिए फर्स्ट फिगर जो है आप लोग के पास, दैट इज द स्टेबल स्टेट व्हेन द पोल्स आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। तो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है ट्रांजिएंट्स का और दे विल डाई आउट आफ्टर सर्टेन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हम लोग स्टेबल सिस्टम में कंसिडर कर रहे हैं। वहीं पे देखिए जब हमारे पास पोल्स हैं उसमें जो रियल पार्ट जीरो है, बेसिकली रियल पार्ट जो है दैट गिव्स अस द जीटा पार्ट। तो डैम्पिंग फैक्टर जो है वो देने के लिए हमारे पास बेसिकली जो रिक्वायर्ड है दैट इज द रियल पार्ट ऑफ द एस डोमेन जो नेगेटिव एस प्लेन में है। ठीक है, तो अगर मेरे पास वो जीरो हो गया तो देन द पोल्स आर लाइंग ऑन द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन पे लाई करेंगे और जो है दोज आर गोइंग टू लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सेस। और उससे क्या होगा बेसिकली जो हमको ऑसिलेशंस मिलेगा दोज आर गोइंग टू बी ऑफ काइंड ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। तो साइनोसॉइडल फंक्शंस हम लोग को मिलते थे, देखिए ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा टी प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी बाई टू जे जो होता था दैट वाज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी, और ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा टी प्लस sorry e to the power of j omega t minus of e to the power of minus j omega t divided by 2j, that gives me the sine function। और वहीं पे जब e to the power of j omega t plus j omega t divided by 2 जब हम लोग देते थे तो that is going to give me a complex basically sine cos function। ठीक है, तो जब हमारे पास पोल्स लाई कर रहे हैं ऑन द इमेजिनरी एक्सिस तो दैट गिव्स मी
बेसिकली द साइनसॉइडल फंक्शंस, चाहे कॉस हो चाहे बेसिकली साइन हो, तो दैट इज गोइंग टू बी हैविंग अ सस्टेन्ड ऑसिलेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। वहीं पे जब हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज द मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। वहां पे सस्टेन्ड ऑसिलेशंस एटलीस्ट मेरे पास जो इस मार्जिनली स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, अगर मेरे पास इनपुट बाउंडेड है, जो हमारे पास इनपुट है दैट इज यूनिट स्टेप इनपुट एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास आउटपुट भी बाउंडेड है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है बेसिकली दोज आर गोइंग टू बी हेल्ड इन सर्टेन पर्टिकुलर लिमिट्स। तो सस्टेन तो है ऑसिलेशंस बट लिमिट्स हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है हमारे पास एम्पलीट्यूड। तो इस वजह से हम लोग ये हमारे पास जो बीबो कंडीशन है, बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, बट इट इज हैविंग सस्टेन्ड ऑसिलेशन, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज मार्जिनली स्टेबल या हाफ स्टेबल बेसिकली सिस्टम। वहीं पे अगर मेरे पास जो पोल्स हैं दोज आर गोइंग टू लाई ऑन द पॉजिटिव हाफ ऑफ एस प्लेन, तो क्या हो जा रहा है जो हमारे पास पॉलिनो बेसिकली जैसे ही हम लेंगे ऑन द पॉजिटिव हाफ, सो वी विल बी हैविंग एक्सपोनेंशियल जो ट्रांजिएंट्स आएंगे दोज आर गोइंग टू बी ऑफ हायर एम्पलीट्यूड्स एंड द इंक्रीज बेसिकली इन ऑफ इंक्रीजिंग टाइप। तो होगा क्या कि जो हमारे पास ट्रांजिएंट्स एट इंफिनिटी टाइम पे देखूंगा तो केवल और केवल ट्रांजिएंट्स होंगे, स्टेबल स्टेट कभी अचीव ही नहीं हो पाएगी। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज द अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो ये तीन फिगर जो है मुझे लगता है आप लोग को क्लियर हो गए। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसी का यूज करते हैं, और उसको जैसे देखिए यहाँ पे 1 + GSHS = 0 जो है दैट इज गोइंग टू गिव मी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम, और दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ A0 S⁴ जो भी है। तो A0 जो है मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि जो S⁴ है दैट इज दैट कोफिशिएंट शुड बी इक्वल्स टू 1, तो ये बेसिकली जो सारे कोफिशिएंट्स बचे होंगे दोस आर गोइंग टू बी गेट डिवाइडेड बाय A0। तो हमारे पास बेसिक इक्वेशन आ जाएगी S⁴ प्लस A1/A0 S⁴ प्लस A2/A0 into S⁴ अप टू AN/A0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वी आर गोइंग टू यूज दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन पर्टिकुलर सिस्टम। और वहीं पे बेसिकली जब हम लोग बात करेंगे केवल और केवल GSHS की, दैट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन OLTF की जब हम लोग बात करेंगे, दैट इज हेल्पफुल इन गिविंग अस द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन पर्टिकुलर सिस्टम, क्योंकि हम वहां पे कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की स्टेबिलिटी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे केवल और केवल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज द रिलेटिव स्टेबिलिटी। इतनी बात क्लियर हुई आप लोग को? बताइए, रेस्पॉन्ड करिए क्लास। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट है मेरे पास A0 S + A1 = 0 है, तो A0 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा A1/A0, और जो हमारे पास पोल की वैल्यू जो रूट की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी -A1/A0। सिमिलरली हमारे पास सेकंड ऑर्डर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वहां से मैं जब A0 निकालूंगा तो क्या बचेगा S² प्लस A1/A0 S प्लस A2/A0 = 0। ठीक है, इस तरह से बेसिकली हमारे पास इक्वेशंस जो है वो आएंगी, और यहाँ पे जो पोल्स आ जाएंगे देखिए हमारे पास बेसिकली जो इक्वेशन है गिवन 7.3 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास जो पोल्स आ जाएंगे दैट इज गोइंग टू बी -A + √ऑफ जो भी हम लोग श्रीधराचार्य है वो हम लोग फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे, और उसके बाद जो पोल्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग के पास जो सबसे पहला जो बेसिकली हमको रिक्वायरमेंट है फॉर हम लोग देखते हैं जो स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज द RH क्राइटेरिया। इसको देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, जिसके थ्रू हम लोग एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करेंगे A⁴ प्लस A1 S⁴ प्लस A2 S⁴ प्लस AN = 0। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसमें करते क्या है बेसिकली हम लोग, बेसिकली ग्रुप करते हैं पहले।
तो मैं देखूंगा कि जो मेरे पास हाईएस्ट पावर है, जैसे लेट अस से दिस इज द इक्वेशन a1 a0 s to the power of 5 plus a1 a to the power s to the power of 4 plus a2 s to the power of 3 plus a3 s to the power of 2 plus s a4 plus a5 equals to 0. So this is the characteristic equation. तो यहां मैं ग्रुप करूंगा पहले 5 3 1, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो टर्म आएंगे 4 2 और कांस्टेंट, यानी इवन टर्म्स s to the power of 0 के टर्म्स, s to the power of 2 के टर्म्स, s to the power of 4 के टर्म्स। वैसे ही हमारे पास दूसरा ग्रुप क्या आएगा, दूसरा ग्रुप आएगा दिस इज गोइंग टू बी s to the power of 1, s to the power of 3, s to the power of 5, s to the power of 7। Similarly we are going to basically जो हमारे पास इक्वेशन होगी completely those are going to be differentiated into two groups। एक हमारे पास इवन s to the power of इवन की एक ग्रुप आएगा, और एक जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ s to the power of ऑड का जो हमारे पास एक ग्रुप होगा। तो अब सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे, देखिए जहां पे मेरे पास लेट अस से कि मेरे पास जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है कि मेरे पास यहाँ पे जो अभी है दैट इज s to the power of 5। तो सबसे पहले मैं s to the power of 5 लूंगा, ठीक है। और इसके बाद में जो कोफिशिएंट्स हैं बेसिकली वो लिखूंगा। तो s to the power of 5 का कोफिशिएंट a0 है। इसके साथ में जो इसके जो टर्म्स हैं बेसिकली s to the power 5 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है दैट इज a3, सॉरी s to the power of 3, तो उसका टर्म जो है a2 आ जाएगा मेरे पास। फिर s to the power of 5 के ही लाइन में मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ s to the power of 1, तो उसका टर्म आ जाएगा दिस इज गोइंग टू बी a4। सिमिलरली अगर नेक्स्ट टर्म में देखूं तो दिस इज गोइंग टू बी s to the power of 4। तो x to the power of 4 को लेते हुए बेसिकली मैं मैट्रिक्स लिखूंगा, सॉरी जो कोफिशिएंट्स है वो लिखूंगा, तो दिस इज गोइंग टू बी a1। उसके बाद फिर दिस एक्सक्यूज मी इज, सर। हाँ बताओ, हाँ बताओ। सर पीपीटी नहीं विजिबल है, वो बुक वाला पेज शो अरे हो रहा तो तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? सर बोलने वाले थे सर, तब तक आप आगे बढ़ गए। अच्छा चलो, अब विजिबल हो रही है, कहानी खत्म हो जाएगी तब तुम लोग पूछना शुरू होगी कि सर राम कौन था, तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, अब विजिबल हो रही है, बताओ। है। यस सर। राम भगवान है सर। राम भगवान, चलो कोई नहीं। चलो कोई नहीं, ठीक है। आप बताओ, यहाँ पे मेरे पास मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक ले ली है अभी, ठीक है। तो मेरे पास जो ऑड टर्म्स हैं उनको मैं लूंगा, और जो मेरे पास इवन टर्म्स हैं बेसिकली उनको मैं क्लासिफाई कर लूंगा, उनके कोफिशिएंट्स जो है वो लेते हुए मैं लिखूंगा, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है उसकी पावर ऊपर सबसे पहले लिखी जाएगी। यहाँ पे अगर s to the power of 4 हाईएस्ट होता, s to the power of 5 टर्म का नहीं होता, तो s to the power of 4 का टर्म पहले लिखा जाता, फिर s to the power of 3 का टर्म्स लिखा जाता, ठीक है। तो जो सबसे पहला हाईएस्ट पावर का टर्म है उसको सबसे उसके साथ के कोफिशिएंट्स बेसिकली उसके ग्रुप के कोफिशिएंट्स हम लोग को पहले लिखना है। तो यहाँ पे मैंने s to the power of 5 हाईएस्ट कोफिशिएंट लिया है, तो हाईएस्ट टू द पावर ऑफ 5 का कोफिशिएंट है a0। और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा जो इसके साथ में दैट इज द s to the power of 3 का, तो उसका कोफिशिएंट है a2, वो मैंने लिख दिया है। सिमिलरली इसी के साथ में मेरे पास आएगा s to the power of 1 का कोफिशिएंट, तो दैट इज a4, तो वो मैंने कोफिशिएंट लिख दिए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली s to the power of 5 से रिलेटेड जो मतलब जो सीरीज है उससे रिलेटेड जो भी कोफिशिएंट्स हैं a0, a2 और a4 जो है वो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट इसके s to the power of 5 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है दैट इज s to the power of 4, तो s to the power of 4 मैंने लिखा। उससे रिलेटेड जो कोफिशिएंट है a1 वो मैंने लिखा। फिर जो नेक्स्ट कोफिशिएंट है a3 उसको लिखूंगा मैं, और उसके बाद जो लास्ट कोफिशिएंट है s to the power of 0 से दैट इज गोइंग टू बी रिटन। तो इस तरह से बेसिकली मेरे पास दो कोफिशिएंट्स आ गए। अब इस मैट्रिक्स को बेसिकली मुझे रिड्यूस करना है, आई नीड टू रिड्यूस इट टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन सिस्टम, ठीक है। तो अगर मेरे पास बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व क्या करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं रिड्यूस कर रहा हूँ लेट अस से मेरे पास जब नेक्स्ट मैं कुछ भी करूंगा, अभी मुझे नहीं मालूम मैं क्या करने वाला हूँ,
ठीक है, तो मैंने किसी तरह से इसको रिड्यूस कर लिया। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, एस टू द पावर ऑफ 3 का आएगा, फिर एस टू द पावर 2 आएगा, एस टू द पावर ऑफ 1 आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स में मान लीजिए लेट अस से दिस इज B1 B2 B3, मैं रैंडमली कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, अभी कैलकुलेट करना है इसको बाद में सीखेंगे। पहले समझते हैं हम लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। B4 B5 B6, सॉरी दिस इज गोइंग टू बी, ये रिड्यूस हो जाएगा B5 और दिस इज गोइंग टू बी B6। तो इस तरह से कुछ मैट्रिक्स आएगा मेरे पास, ये पूरा अरेंजमेंट जो आएगा। अब इसमें हम लोग देखते क्या है, बेसिकली ये जो मेरे पास रिड्यूस्ड होके बेसिकली कोफिशिएंट्स का जो वो आया, बेसिकली मैट्रिक्स एक तरह से कह सकते हैं। तो इसमें मैं जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करके बेसिकली हम लोग क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हम वी ट्राई टू फाइंड आउट find out number of sign changes। ठीक है, नंबर ऑफ साइन चेंजेस का मतलब मान लीजिए मेरे पास A0 पॉजिटिव आया था, A1 भी पॉजिटिव था और B1 नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो A1 से B1 गया तो एक साइन चेंज हुआ, और B1 से B4 गया मैं, तो अगर B4 पॉजिटिव है तो 2 साइन चेंज हुआ। क्लियर हुआ? साइन, नंबर ऑफ साइन चेंज क्लियर हुआ? बोलिए, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइन चेंज के ही बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि मेरा सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा कि नहीं स्टेबल होगा। बोलिए, साइन चेंज क्लियर हुआ? Yes, एक जो वेरिएबल से मैं अगर दूसरे वेरिएबल की तरफ जा रहा हूं, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा हूं तो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज वन साइन चेंज, या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो एक साइन चेंज हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे देखिए मेरे पास A1 से B1 जब मैं गया तो मेरे पास एक साइन चेंज हुआ। रुक जाइए, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं तो आपको क्लियर होगा। सो दिस इज नेगेटिव, लेट अस से दिस इज B1 इज नेगेटिव। तो A1 से जब B1 जाऊंगा तो क्या हुआ, मेरे पास A1 वाज पॉजिटिव, B1 वाज नेगेटिव, तो दिस इज वाज फर्स्ट साइन चेंज। और जब B1 क्या है, B1 इज नेगेटिव, और B1 से B4 जब मैं जा रहा हूं तो अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड साइन चेंज। ठीक है, कई बार हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो, लेट अस से कि मेरे पास A नेगेटिव था और B भी नेगेटिव था, तो मेरे पास हुआ क्या कि A0 से A1 जब गया तो दिस इज गोइंग टू गिव मी अ पॉजिटिव साइन चेंज, सॉरी वन साइन चेंज। रुक जाइए, अब एक दूसरी चीज हम कंसिडर करते हैं, रुक जाइए। अभी देखिए मेरे पास क्या हो गया कि जो मेरे पास A0 A1 था वो भी नेगेटिव हो गया, और B1 जो है वो भी नेगेटिव हो गया। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे जब हम लोग A0 से A1 जा रहे हैं तो मैं कहाँ से गया, A0 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी अ साइन चेंज। वहीं पे A1 देखिए नेगेटिव है और B1 भी नेगेटिव है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव मी अ साइन चेंज। यहाँ पे नेगेटिव है दोनों, इसलिए साइन चेंज नहीं है। अब जब B1 से मैं B4 जाऊंगा तो अगेन इट इज गोइंग टू गिव मी अ साइन चेंज। तो सेकंड साइन चेंज जो होगा दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम B1 टू B4। ठीक है, तो साइन चेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलिए। yes, sir. ठीक है, तो इन्हीं साइन चेंज के बेसिस पे हम लोग जो है स्टेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइन चेंज है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। बेसिकली देखिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, अगर सेकंड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, तो एस स्क्वायर प्लस जीटा ओमेगा एन एस टू जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो अगर मैं इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर दूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एस स्क्वायर माइनस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस एस स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर। आप बताइए अब क्या इफेक्ट डालेगा, ये नेगेटिव साइन क्या इफेक्ट डालेगा।
अभी देखिए यहाँ पे जब मेरे पास पॉजिटिव था तो जो मेरे पास रियल पार्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। यहाँ से जो मेरे पास रियल पार्ट आएगा तो देखिए यहाँ प्लस के जब हमारे पास रूट क्या आएंगे, इसके इसके रूट्स आएंगे जो मेरे पास, दोज आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू एस। देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट रूट आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा रूट एस प्लस सिग्मा प्लस जे ओमेगा सर्टेन कॉम्प्लेक्स में ले रहा हूँ इनटू मेरे पास आएगा एस प्लस सिग्मा माइनस ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, तो अब ये प्लस टर्म जब इक्वेट करूंगा मैं जीरो को तो क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू गिव मी, जो पोल्स आएंगे दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ सिग्मा प्लस ऑफ जे ओमेगा एंड माइनस ऑफ जे ओमेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल बेसिकली जो रियल टर्म है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और ये रियल टर्म कहाँ इफेक्ट कर रहा था, दैट वाज इफेक्टिंग 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस जीटा ओमेगा एन। क्लियर हो रहा है कुछ, बताइए? तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म तभी नेगेटिव होगा जब मेरे पास ये रियल पार्ट नेगेटिव होगा। ये रियल पार्ट कब नेगेटिव होगा, जब ये मेरे पास बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में है वो पॉजिटिव होगा। अगर मैंने नेगेटिव ले लिया व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि मेरे पास जो रियल पार्ट है, अभी देखिए मैंने जैसे ही इसको नेगेटिव लिया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब यहाँ पे जैसे ही ये नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, मेरे पास एस माइनस ऑफ समथिंग आएगा जीटा प्लस जे ओमेगा एन और इनटू एस माइनस ऑफ सिग्मा माइनस जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए पोल्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सॉरी माइनस ऑफ प्लस ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है दिस सिग्मा इज पॉजिटिव, सो मेरे पास जब मैं कैलकुलेट करूंगा जो आउटपुट होगा तो दिस इज गोइंग टू गिव मी अ वैल्यू ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ जीटा ओमेगा एन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये टर्म देखिए पॉजिटिव हो गया। जैसे ही ये टर्म पॉजिटिव हुआ व्हाट विल हैपन, कि मेरे पास जो आउटपुट था वो बाउंडेड होने की बजाय क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल टाइप with increasing amplitude basically. So this will tend to basically bound Bibo conditions will not be followed. क्लियर है? बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए क्लास। यस सर। तो ये बेसिकली जो हम लोग राउथ हर्विट्ज में देखने साइन चेंजेस जो देखने की कोशिश कर रहे हैं वो उससे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये साइन मेरा नेगेटिव तो नहीं है, उससे बस मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक साइन चेंज मेरा जो पोल है उसको नेगेटिव हाफ से पॉजिटिव हाफ में ले जा रहा है, और जैसे ही पॉजिटिव हाफ में गया मेरा अनस्टेबल हो गया सिस्टम। तो यही साइन चेंज की हेल्प से मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें जो रियल पार्ट आएगा वो नेगेटिव हाफ में आएगा कि पॉजिटिव हाफ में आएगा। अगर वो पॉजिटिव हाफ में आएगा, अभी मैं कंडीशन बताऊंगा कि कब वो पॉजिटिव हाफ में आएगा, अगर वो उस समय पॉजिटिव हाफ में आया तो द सिस्टम इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अनस्टेबल सिस्टम। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। बताइए इसमें यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो बताइए। मैं आज यहीं तक रख रहा हूं, ये चीज पहले आप लोग यहां तक क्लियर कर लीजिए, देन ओनली वी विल टेक अप द राउथ हर्विट्ज। कैसे कैलकुलेट करना है वो तो सेकेंडरी काम है, वो मैथमेटिकल काम है, वो कर सकते हो आप। लेकिन जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा कि हम लोग कैसे साइन चेन से ये देख रहे हैं कि हमारा पोल की लोकेशन कहाँ पे हो रही है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप कभी भी स्टेबिलिटी आप मैथमेटिकली भले कैलकुलेट करो लेकिन स्टेबिलिटी आप लोग को क्लियर नहीं हो पाएगी। तो अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो बताइए आप मुझे। बोलिए। नो सर।
सभी को क्लियर है? एक ही बच्चा क्यों हमेशा रिस्पॉन्ड करता है? श्रेयांश कृष्णा, यस सर क्लियर है। हमेशा एक ही बच्चे स्पर्शी का ही मुझे रिस्पॉन्स क्यों आता है? आप लोग क्लास में हो कि नहीं हो? चलो खैर ठीक है, मैं इतना ही रख रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इससे रिलेटेड जो एनपीटीईएल वाला वीडियो है मैं प्ले कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। आप लोग का 5th एक्सपेरिमेंट हो गया था ना? कंप्लीट हो गया था मुझे लगता है, जहां तक टाइम डोमेन रिस्पॉन्स से रिलेटेड दोनों ही 5th 6th एक्सपेरिमेंट जो है टाइम डोमेन रिस्पॉन्स से रिलेटेड जो आपका एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें बस प्रोग्राम है और जो आप लोग जो भी चीजें पढ़ चुके हैं उसी का एक छोटा सा प्रोग्राम है। बस स्टेप रिस्पॉन्स आप लोग को निकाल के किनारे करना है, स्टेप रिस्पॉन्स, पैराबोलिक रिस्पॉन्स और जो भी चीजें। तो अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। मैं और ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो वीडियो है मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें, ठीक है? तो उसको देखिए, आप लोग थोड़ा सीखने की कोशिश करिए। सारी अटेंडेंस एक साथ होगी क्या? हाँ क्यों चलते हैं, किसी को जाना है तो बता दो, मैं अटेंडेंस ले लूँ, कोई इशू नहीं है। सर ये हाँ होगा ना फिर सर, एक हाँ, साथ सवारी अटेंडेंस। ठीक है सर, ले लीजिए। अच्छा ले लेता हूँ मैं अटेंडेंस, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे तुम लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा, कोई इशू। थैंक यू सर। आज की तारीख है 25। हाँ बोलो। श्रेया सिंह, प्रेजेंट सर। श्रेया श्रीवास्तवा 23, 24, प्रेजेंट सर। 25, 26, 27, श्रुति प्रेजेंट सर। 28, शुभम, शुभम 29, शुभंकर 30, श्वेतांक प्रेजेंट सर। 31, सिद्धांत प्रेजेंट सर 31। 32, सिद्धार्थ शर्मा, सिद्धार्थ वर्मा सॉरी। 33, सिमरन। 34, स्मृति। प्रेजेंट सर 134। 35, 35, 36, स्पर्शी। 37, प्रेजेंट सर 137। 38, सुयश है, ठीक है। 39, 40, प्रेजेंट सर 140 प्रेजेंट। 41, Present sir 141. Present sir. 42, विकास दुबे। 43, विकेश। सर 143। 44, विशाल। प्रेजेंट सर। 45, 45 प्रेजेंट सर। 46, विशाल सिंह। प्रेजेंट सर 46 146। 2, 3, 4, 5, प्रेजेंट सर। Present sir 59005. 6, ऋतुपर्णा। प्रेजेंट सर। ठीक, ठीक है, मैं अभी स्टार्टअप कर रहा हूँ लैब आप लोग की। सर 138 लगा। कितना? कौन सा रोल नंबर फिर से बोलो। सर हाँ 138 लगा हाँ दीजिए सुयश सर। लगा दिया, मैंने माइक देख लिया तुम्हारा मैसेज। तो मतलब 128। फर्स्ट सेशन मैं शुरू करता हूँ तब से तुम्हारा मैसेज आता रहता है सुयश। जब अटेंडेंस हो रही है तब मार्क किया करो, तब बोल 138 सर 138। हाँ सुयश मैं जान गया, वही मैंने देख लिया है, यही बता रहा हूँ मैं कि